Good morning, students. I am Vikas Srivastav, and after a long time, ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट C703B इसका आज लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, आपको लेक्चर नंबर 6 मिला था. उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि यूनिट 2 के अंदर आपको अलग अलग क्या पढ़ना है. तो आज जो अपना टॉपिक है वो है प्रपोजल प्रिपरेशन. प्रपोजल कैसे बनाते हैं, क्या बनाना है, प्रपोजल क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपन इस यूनिट के अंदर, इस लेक्चर के अंदर देखेंगे. एक्चुअली प्रपोजल क्या होता है कि हमें किसी भी पर्सन को क्या करना है, अपना एक पूरा तैयार करके देना है प्रपोजल. तो किसको देना है अल्टीमेटली प्रपोजल तैयार करके, मतलब कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी प्रपोजल को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के पहले उस प्रोजेक्ट का एक प्रॉपर प्रपोजल बनाते हैं. उस प्रपोजल के अंदर जितने भी पैरामीटर्स होते हैं उसको सबको अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद अल्टीमेटली हम अपने क्या करते हैं, स्पॉन्सर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें फंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब की रिक्वायरमेंट है. तो हम उसके पास जाएंगे, वो फंडिंग हमें देगा, फंडिंग प्रोवाइड करेगा, और फंडिंग प्रोवाइड करने के बाद जो है हम आगे काम स्टार्ट करते हैं. तो इसके अंदर आज जो पढ़ने वाले हैं वो है प्रपोजल प्रिपरेशन. ठीक है, तो प्रपोजल प्रिपरेशन के लिए इस लेक्चर नंबर 7 के अंदर तो पहले अपन ने लिखा व्हाट इज प्रपोजल. अ प्रपोजल इज अ डिटेल्ड रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग prepared in accordance with the sponsor's instruction. अब कई बार जो पैसा लगा रहा है स्पॉन्सर, जो आपके उस पर खर्चा कर रहा है, तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन क्या करते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम उसको सेट करते हैं. अब क्या होता है, स्पॉन्सर किसी भी लेवल का हो सकता है. स्पॉन्सर्स कैन बी अ फेडरल, स्टेट और लाइक लोकल एजेंसी, और अ प्राइवेट फाउंडेशन, और अ कॉरपोरेशन, और अदर बिजनेस एंटिटी. कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पॉन्सर आपका हो सकता है. तो हम उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, जो प्रपोजल होता है उसको बड़ा क्या करते हैं, डिटेल्ड में हर एक चीज़ मेंशन करने के बाद जो हमें फंडिंग देने वाला स्पॉन्सर है उसके लिए अपन उसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. और उसकी प्रिपरेशन के अंदर अपन सारे पॉइंट्स अभी देखेंगे, कौन कौन से अपन पॉइंट्स देखते हैं एक अच्छा प्रपोजल बनाने के लिए हम कैसे बढ़ते हैं. और फिर उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसमें आपका प्रपोजल जो होता है वो डेवलप होता है. तो आज अपन जब सबसे पहले बात करने वाले हैं, तो हम बात करने वाले हैं कि प्रपोजल जो है वो कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे बढ़ते हैं. तो आइए बात करते हैं आगे के. दैट इज प्रपोजल प्रिपरेशन. तो प्रपोजल प्रिपरेशन में हम सबसे पहले अगर किसी को देखते हैं, तो अ गुड आइडिया. डेफिनेटली कोई भी पैसा अगर आपके फंड के ऊपर, मतलब आपके किसी प्रपोजल के ऊपर या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई स्पॉन्सर पैसा लगाएगा, तो वो तब लगाएगा जब एक आइडिया, कोई बहुत अच्छा आइडिया होगा. मतलब ठीक है, मान लो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि हम एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, या फिर बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो हम जो है वो एक बड़ा पॉश इलाका है, तो हमारे पास ज़मीन कम है. ज़मीन कम होने के बाद तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टाउनशिप डेवलप करेंगे. तो हम मल्टीज़ बना लेंगे. मल्टी बनाने के बाद हम वहीं पे कुछ सिनेप्लेक्स टाइप का बना सकते हैं, या फिर मॉल बना सकते हैं, अंदर कुछ हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बना सकते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन. अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन के लिए जब वो प्रपोजल आया होगा, पहले बना होगा, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाली होगी गवर्नमेंट, या उसको देने के लिए होगा, तो उस प्रोजेक्ट में सब कुछ रहा होगा. मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट उनने प्रोवाइड की होगी, जब वो लेकर आए होंगे तो उनने बोला होगा कि हम यहाँ पर इतना सुंदर सा हबीबगंज को डेवलप करेंगे, रेनोवेट करेंगे, और ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, हम हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करेंगे, हम मॉल भी प्रोवाइड करेंगे, कनेक्टिविटी प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, मतलब वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे. तो उनने अपने प्रपोजल के अंदर वो सारी चीज़ें रखी होंगी.
इसी तरह क्या होता है, कहीं पे भी कोई भी किसी प्रोजेक्ट को करता है तो उसके लिए सबसे इनिशियल क्या होता है, थोड़ा सा आपका जो आइडिया होना चाहिए वो सबसे अलग होना चाहिए। तो एक अच्छा आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, ये अपनी पहली रिक्वायरमेंट। दूसरा, डेवलप द आइडिया। अब उस आइडिया को कैसे डेवलप करना है। ठीक है, अब सोच तो लिया हमने, एक अच्छा आइडिया भी आ गया, लेकिन उसको और क्या डेवलप कर सकते हैं। तो डेवलप करने के लिए कई बार क्या होता है, हम अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठते हैं। जब वो एक अच्छा आइडिया सोचते हैं तो कुछ दो चार लोग बैठते हैं टीम में, फिर और उसके अंदर कुछ पॉइंट नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें आ जाएं तो हम क्या करते हैं, उसको डेवलप करते हैं आइडिया को। तो डेवलप करने पे क्या होता है कि हम अपने जो असिस्टेंट मैनेजर्स होंगे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, कॉस्ट आइडेंटिफाई करने वाले लोग होंगे, उनके साथ बैठ के अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अपने आइडिया को डेवलप करने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज फंडिंग सर्च। अब तीसरी चीज ये हो गई कि हमने आइडिया भी लगा लिया, उसको डेवलप भी कर लिया, उसका कॉस्टिंग भी निकाल लिया। अब हमको क्या होगा कि भैया अब इस काम को करना है तो फंड की जरूरत है। अब कौन देगा फंड? फंड वो देगा जिसको वहां से प्रॉफिट दिखेगा। वो कोई भी हो सकता है, स्पॉन्सर हमने बात की थी, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, एक फेडरल हो सकता है, एक स्टेट हो सकता है, कोई बिजनेस एंटिटी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फंड जो आपको रेज करके देगा या फंड जो आपके लिए प्रोवाइड कराएगा वो आपका स्पॉन्सर होगा। तो स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, और स्पॉन्सर आपको क्यों देगा? तो जब उसको आपका आइडिया अच्छा लगेगा, उसका कॉस्टिंग अच्छा लगेगा, फ्यूचर का उसको कुछ प्रॉफिट नज़र आएगा, तब वो आपके लिए क्या करेगा, फंड देगा। तो फंड कौन देगा, ऐसे लोगों को अपने को ढूंढना होगा। तो दैट इज कॉल्ड फंडिंग सर्च। अपन ने इस पॉइंट को लिखा है कि हमें क्या करना होगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आज आपने सोच बहुत अच्छी है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, पैसा लगाने वाला, सिर्फ आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत अच्छा होगा, दूसरे लोग उसमें पैसा लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी नहीं है, तो आपके एक अच्छे आइडिया का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज प्रपोजल डेवलपमेंट। अभी आप अपन बड़ा डिस्कस में पढ़ेंगे कि कैसे, डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे प्रपोजल को डेवलप करते हैं। यहाँ पे अपन इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो प्रपोजल डेवलपमेंट क्या होता है कि प्रपोजल को कैसे आगे बढ़ाना है। अब उसका तरीका होता है, मतलब अपन अगर बात करें तो किसी भी प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को अपन जो है कंसीडर करके चलेंगे, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको कंसीडर करके चलेंगे। हो सकता है कि अपन जो है किसी स्पॉन्सर को दिखा रहे हैं, उसको वो चीज़ नहीं समझ में आ रही या वो उसको नहीं करना चाह रहा, तो आप उसको कैसे कन्विंस करोगे, हर एक पॉइंट को कैसे चेक करोगे, कम से कम डबल लेवल पे अलग अलग टीम बना के अपन उसको चेक करेंगे। अभी मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट है इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस। अब सबसे पहले क्या होगा, इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस आपके लेवल पे होनी चाहिए। मतलब आप जो है खुद सेटिस्फाई हो जाओ तब तो दूसरे को सेटिस्फाई करने के लिए जाओगे। मतलब अल्टीमेटली आपको किसी बंदे के पास जाना है फंड के लिए, तो आप खुद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप क्या करते हो, पहले इंटरनल लेवल पे अप्रूवल प्रोसेस देखते हो। तो इंटरनल लेवल पे अप्रूवल प्रोसेस क्या होगी कि एक नीचे लेवल पे लेके आया, फिर आप अपने ऊपर के जो भी लोग होंगे उनसे क्या करोगे, अप्रूवल कराओगे, बातचीत करोगे, पैरामीटर्स को डिस्कस करोगे, कुछ नेगेटिव दिख रहा होगा तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरनल अप्रूवल प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, दैट इज प्रपोजल सबमिशन। अब प्रपोजल सबमिशन क्या होता है कि ठीक है अब हो गया हमारा, अब हम उस प्रपोजल को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के लिए भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। अभी आगे की यूनिट्स में हम देखेंगे कि किसी भी प्रपोजल को सबमिट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को फुलफिल करना होता है, उसकी क्या टाइमलाइन देनी होती है, उसका एक मतलब उसका एक बाउंड्री आपको सेट करना पड़ता है कि इतने टाइम पे पर्टिकुलर ये प्रोजेक्ट मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। अगर आप इतना पैसा हमारे पे क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो मैं पर्टिकुलर इतने टाइम पे आपको क्या कर दूंगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दूंगा। और ये सारी चीज़ें देने के बाद ही आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट सबमिट हो पाता है। द लास्ट वन इज स्पॉन्सर रिव्यू। अब स्पॉन्सर भी देखेगा यार, वो भी चेक करेगा कि वो देखना चाहेगा कि कैसा है, मतलब मेरे को लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। लगाने से कुछ प्रॉफिट होगा तो आप पे वो इन्वेस्टमेंट करेगा,
अदरवाइज क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो ये आपके रिव्यूज़ देगा, उसको हर एक पैरामीटर पे रिव्यू देगा। उसको लगेगा कि नहीं यार, ये टाइम ये जो है पर्टिकुलर इतने टाइम पे प्रोजेक्ट 6 महीने में अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो मेरा 7वें महीने से प्रॉफिट आएगा। तो वो पहला तो टाइम देखेगा। दूसरा कॉस्टिंग देखेगा कि इतने टाइम के लिए मैं कॉस्ट लगा रहा हूँ तो ठीक है, मेरे को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इन फ्यूचर उसको और भी कोई उसमें स्पॉन्सर्स की रिक्वायरमेंट है तो कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोकेशन देखता है। बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद जो है स्पॉन्सर उसको क्या करता है, फ्यूचर में क्या डिमांड उसको लग रही है, अगर है तो वो फिर उस पर इन्वेस्टमेंट करता है। तो एक स्पॉन्सर क्या होता है, उसके लिए रिव्यू भी प्रोवाइड करता है। एंड द लास्ट वन, सेकेंड लास्ट इज कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। अब ठीक है, आप तो अपनी तरफ से बनाकर लेके जाओगे। जैसे मान लो, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कहीं पर अम, लकड़ी का काम होना है या इंटीरियर डिजाइनिंग होनी है। उनने बोला कि ये टिम्बर वुडन वर्क पे आपका होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग होगी। इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए उनने आपसे क्या मंगवाए, अलग अलग लोगों से प्रपोजल्स मंगवाए कि भाई 4 लोगों ने प्रपोजल सबमिट किए किसी स्पॉन्सर के पास। अब वो लेकर जाएगा कि मैं भाई ये 2 लाख में कर दूंगा, ये 4 लाख में कर दूंगा, वो 6 लाख में कर दूंगा। हो सकता है कि लोगों की अलग अलग क्वालिटी वाइज दे रहे हो, उसमें टाइम का पैरामीटर हो। कोई बोल रहा हो कि नहीं सर मैं 4 साल में करके दूंगा लेकिन 1 लाख में दे दूंगा। कोई बोल रहा होगा सर 2 महीने में करके दे दूंगा लेकिन मैं 10 लाख रुपए लूंगा। कोई दूसरा होगा तो बोल रहा होगा कि नहीं सर मैं 5 लाख ले लूंगा और 6 7 8 महीने में दे दूंगा। तो मतलब कहने वाली बात यह है कि ये सारे पैरामीटर्स वो देखने के बाद बुलाएंगे। अब जो उनको बेस्ट लगेगा उसके साथ भी वो नेगोशिएट तो करेगा, क्योंकि नेगोशिएट करना उसका अधिकार है। अल्टीमेटली वो पैसा लगा रहा है तो वो भी अपना प्रॉफिट सोचेगा। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो दोनों ही एंड में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर एंड हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो स्पॉन्सर हो, कोई भी हो, वो क्या करेगा, उस पर नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा। एंड द लास्ट वन इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये जब कंफर्म हो जाता है तब आपका वो प्रोजेक्ट कहाँ जाता है, एग्जीक्यूशन की तरफ जाता है। तो एग्जीक्यूशन के पहले अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर अपन कौन कौन से पॉइंट और कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। अब फिर से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर अपन वो क्या करते हैं, उसके एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन के पहले जो जो प्रोसेस चाहिए वो सारी चीज़ें अपन इकट्ठा करते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो क्या करते हैं, किसी भी प्रपोजल को प्रिपेयर करने के लिए अपन कंसीडर करते हैं। द फर्स्ट इन इज गुड आइडिया, देन सेकंड वन इज डेवलप द आइडिया, फिर उसमें फंड को सर्च करना, फंडिंग के लिए सर्च करना, फिर प्रपोजल को डेवलप करना, फिर इंटरनल अप्रूवल अपने लेवल पे करना, फिर प्रपोजल को सबमिट करना, फिर स्पॉन्सर का जो है उसमें रिव्यू देखना, फिर रिव्यू के बाद जो है उसमें नेगोशिएट करना, और लास्ट जो आपका होता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है कि उसको फिर कैसे फॉलो करना। ठीक है, तो ये तो आपकी प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रपोजल को अपन कैसे तैयार करते हैं। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कुछ पॉइंट पे कि प्रपोजल को पर्टिकुलर डेवलप कैसे करते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा दिया था यहाँ पे कि कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, ये याद रखने में मदद करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है स्टेप्स इन प्रपोजल डेवलपमेंट प्रोसेस। किसी भी प्रपोजल को डेवलप करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, अपने इंटरनल लेवल पे। जैसे बोला था ना, इंटरनल लेवल पे अपन उसको अप्रूव करेंगे। तो इंटरनल लेवल पे अप्रूव करने से पहले अपन कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है आपका फ्रॉम योर टीम। ठीक है, मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी टीम के साथ डिस्कस करूँगा। अब अकेला नहीं हूँ मैं, एक अकेला आदमी हूँ, मेरे मान लो 2 लोग और टीम में हैं। तो पहले मैं सबसे पहले अपने टीम के साथ डिस्कस करूँगा। तो क्या लिखा है अपन ने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन गैदरिंग इज गैदरिंग द मोस्ट नॉलेजेबल एंड इफेक्टिव टीम मेंबर टू राइट द प्रपोजल। ठीक है, अपन लिखने से पहले प्रपोजल को क्या करते हैं, एक अच्छे लोग मिलके जो हैं वो अच्छे इंटेलिजेंट लोग, अच्छा नॉलेज रखने वाले लोग, एक्सपीरियंस्ड लोग क्या लिखें, प्रपोजल लिखें। क्योंकि कभी भी किसी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो प्रपोजल पहले आना चाहिए आपके पास। मतलब अल्टीमेटली अब आपके पास काम आना चाहिए। तो काम कब आएगा, जब उसमें कुछ नॉलेजफुल लोग जो है जिनका एक्सपीरियंस होगा वो एक परफेक्ट अमाउंट में आपको कोटेशन बना के देंगे।
The key players include the project manager who runs the actual project if awarded, and the proposal manager who is responsible for executing the proposal development process. अब उसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। ऐसा आदमी जो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और ऐसा इंसान जिसके दिमाग में आइडिया आया, और तीसरा एक ऐसा इंसान जिसको ये काम करने का अनुभव है, प्रपोजल बनाने का अनुभव। ऐसे तीनों लोग जो है वो एक लेवल पे बैठ के क्या करेंगे, उस आइडिया के बारे में सोचेंगे। जो अपन बात कर रहे थे कि एक व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आया, उस आइडिया को फिर वो डेवलप करेगा। तो वो डेवलप करेगा टीम के साथ, उसके पहले उस आइडिया को सोचता है, लिखता है, और फिर डिस्कस करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ। तो पहला है फ्रॉम योर टीम, सबसे पहली जो आपकी इनिशियल जो टीम होती है उसके साथ उसको डिस्कस करता है। सेकेंड इज स्टेप टू इज प्लान। अब ठीक है, हमने तो कर लिया, लेकिन अब उसको प्लान कैसे करेंगे? तो अ प्लान शुड बी एड्रेस हाउ टू प्रपोजल कंटेन शुड बी डेवलप्ड एंड द मेन प्रपोजल रिक्वायरमेंट टू अचीव। अब क्या होता है कि प्रपोजल बनाना नहीं, आपका मन ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, ये प्रपोजल तो हमें चाहिए, हमें तो कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लेना ही है। तो अपन उसके हिसाब से क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लान की लिस्ट बनाते हैं। कभी भी कोई भी इंसान आपसे इम्प्रेस तब होगा जब आप उसके पास प्रपोजल लेके जाओगे, तो इम्प्रेस तब होगा जब आप उसको हर एक चीज़ खोल कर बता दोगे कि नहीं, मैं आपका प्रोजेक्ट इतने टाइम में पूरा करूंगा, इतना पैसा लगेगा, मैं इस चीज़ का पैसा ले रहा हूँ, इस चीज़ का टाइम ले रहा हूँ, इतनी मेरी मेहनत लगेगी। और ये आपको जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उतना आपका पावरफुल जो है प्रेजेंटेशन होगा, और उतना अच्छा आपका प्रपोजल सामने वाले के दिमाग में जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, एक प्रॉपर लिस्ट बनानी है आपको हर एक पॉइंट की कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी प्रॉपर एक मैट्रिक्स बनाना, टाइम के साथ कितना टाइम लगेगा। एन इफेक्टिव प्लान दैट गिव्स द टाइम लाइन ऑन व्हेन आइटम्स आर ड्यू एंड रोल्स द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रपोजल टीम मेंबर्स। तो ये क्या करते हैं अपन, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके सामने अपन क्या करते हैं, ये रखते हैं, और हर एक पॉइंट पे डिस्कस करने के बाद अपन हर एक पॉइंट पे प्लान बनाते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। और हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट बनाने के बाद ही हम क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, टू डेवलप द आउटलाइन। डेफिनेटली, टू डेवलप द आउटलाइन का मतलब क्या? मान लो मैंने एक कमिटमेंट करके तो दिया है, मैं बोल दिया कि 6 महीने में कर दूंगा, लेकिन उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अपन एज अ इंजीनियर होने के कारण या एज अ सिविल इंजीनियर अपन बात करें, तो अपन हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? मान लो ठीक है, मैंने बोला 6 महीने में प्रोजेक्ट को ख़त्म करूंगा, लेकिन मान लो कि उस 6 महीने के बीच में कहीं बारिश हो रही है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई जिसके कारण आपका जो है वो वर्क ब्रेक डाउन हो गया। तो वर्क ब्रेक डाउन की कंडीशंस में क्या होगा कि आपका टाइम बढ़ जाएगा। तो आपने उतना फैक्टर ऑफ सेफ्टी में वो टाइम लेके रखा है कि नहीं रखा है? अगर आप किसी को दे रहे हो कि ये मैं रोड बना के दूंगा, ये 5 साल तक इसको कुछ नहीं होगा, तो आप कम से कम आपके दिमाग में क्या होगा कि यार 6-7 साल तक तो कुछ नहीं होना चाहिए इस रोड को। या फिर अगर आपने बोला है कि भैया तुम यहाँ से 10 टन का मटेरियल ले जाओ, ये फेल नहीं होगा स्ट्रक्चर, तो आप कम से कम उसको कितने का बनाओगे कि 15 टन का बनाओगे, कि 10 से थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाएगा, 15 टन का भी हो जाएगा, तो उसमें आपका स्ट्रक्चर जो है वो फेल नहीं होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कभी भी जब टाइम लाइन सेट करते हैं कि इतने पर्टिकुलर टाइम में सेट करना है प्रोजेक्ट को, तो अपन उसकी एक आउटलाइन भी बनाते हैं। आउटलाइन मतलब सेफ से भी ज़्यादा सेफ। तो अपन क्या कर रहे हैं, ईच वॉल्यूम टीम लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द प्रपोजल आउटलाइन for assigned proposal volume. This outline adds detail the high level outlines such as the customer requirement, specific descriptions, work breakdown structures, and administrative approach to each volume and section. अब ईच एंड वॉल्यूम एंड सेक्शन का मतलब क्या है, अलग अलग सेक्शंस हो सकते हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट हो सकता है, कॉस्टिंग पार्ट हो सकता है, टाइम पार्ट हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट हो सकता है, यूटिलिटी पार्ट हो सकता है। तो हर एक पॉइंट पे हमने अपनी तैयारी करके रखी है या नहीं? तो हर एक पॉइंट की डिटेल आप अपने प्रपोजल के अंदर देते हो। ठीक है, तो डेवलप द आउटलाइन इसके अंदर। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, होल्ड फॉर्मल किक ऑफ मीटिंग। मतलब कुल मिला के एक
किक ऑफ मीटिंग का मतलब अगर मैं छोटा सा बोलना चाहूँ कि अब हमने अपर लेवल पे सोच लिया है, अब उसको नीचे उतारने का काम है। नीचे उतारने का मतलब द किक ऑफ मीटिंग इज वेयर द प्रोग्राम मैनेजर एंड प्रपोजल मैनेजर ऑफिशियली start proposal development effort the all team member. This is the best opportunity to make sure all team members are informed from their responsible and overall goals proposal. अब क्या होगा, जो जो ऊपर वालों ने सोचा है वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो भी आने वाली है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं, वो नीचे के लोगों को पता है कि नहीं पता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। और वो सोच के ही अपने को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, है ना। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखते हैं अपन क्या करेंगे स्टेप नंबर 5 में। स्टेप 5 में आप देखिए प्रिपरेशन ऑफ स्टोरी ब्रॉड। मतलब अभी क्या कर रहे थे अपन, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब अपन ने क्या किया, अपने जूनियर लेवल पे, नीचे वाले लेवल पे जो है अपनी बात बता दी। अब वहाँ पे नीचे वाले पॉइंट पे भी जाके उनसे भी कुछ आइडियाज़ लेने होंगे। ठीक है, हमारे आइडियाज़ ठीक हैं लेकिन वो अपने अपने फील्ड में मास्टर्स हैं, तो हमें उनसे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लेना चाहिए। तो दैट प्रपोजल स्टोरी ब्रॉड should be developed using the brainstorming and story broadening technique. The volume team leader should be responsible for planning and holding the brainstorming session, and the volume technical writers. Together, each section, the proposal volume should be divided into a subsections. For each subsection supporting them, and key selling पॉइंट्स एंड विजुअल्स शुड बी डेवलप्ड। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ठीक है, हमारा जो है एक लेवल पे हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन अब उस लेवल से हम नीचे लेके आएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे भी सब डिवाइडेड होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अपन बिलिंग की बात करें तो बिलिंग में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट नहीं है, डिज़ाइनिंग की बात करें तो एक छोटा सा डिज़ाइनिंग नहीं है, डिज़ाइनिंग में भी अलग अलग लेवल पे डिज़ाइन करना है। कहीं ड्राइंग की बात हो रही है, कहीं डिज़ाइन की बात हो रही है, डिज़ाइन में भी अलग अलग लेवल की बात हो रही है, अलग अलग सेक्शंस की बात हो रही है। तो हर एक चीज़ प्रॉपर डिज़ाइन हुआ कि नहीं हुआ, हर एक चीज़ की प्रॉपर कॉस्टिंग आई या नहीं आई, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को अगर बताना है तो हर एक पैरामीटर आपको क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा। और हर एक पैरामीटर हम तभी कंसीडर कर पाएंगे जब हम अपने काम को नीचे लेवल तक लेकर जाएं। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दैट्स पिंक रिव्यू, मतलब इट्स पिंक और रेड और वॉट एवर, इट्स लाइक अ टीम। हाँ, टीम की बात हो रही है कि टीम 1 और टीम 2। तो पहले अपन टीम 1 का अपन रिव्यू लेते हैं। ईच वॉल्यूम लीडर शुड बी ब्रीफ देयर स्टोरी ब्रॉड टू द प्रपोजल मैनेजर। अभी हमने क्या किया, अपने नीचे वाले को बताया, पूरी अपनी कहानी बताई कि हम ये करना चाह रहे हैं। अब वो उस पर स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद आपके पास आया वो जो वॉल्यूम लीडर, मतलब कहना चाहिए एक पर्टिकुलर टीम का लीडर है या प्रोजेक्ट इंजीनियर है, इस टाइप का एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आया। वो आपको क्या करेगा, जाके प्रोजेक्ट मैनेजर को हर एक चीज़ क्या करेगा, बताएगा, ब्रीफ करेगा प्रपोजल मैनेजर को जो प्रपोजल बनाने वाला है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रपोजल मैनेजर टू इंश्योर द स्टोरी ब्रॉड सेटिस्फाई एंड requirement in the RFP. What is RFP? RFP is request for the proposal। जो रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल के लिए जाता है, तो हर एक चीज़ सुनने के बाद, समझने के बाद वो जो प्रपोजल मैनेजर है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए एंड कॉम्प्लीमेंट द ओवरऑल स्टोरी ऑफ द प्रपोजल। तो कहीं ना कहीं इसमें काम करने का काम जो होता है वो किसका होता है, प्रपोजल मैनेजर का होता है। और प्रपोजल मैनेजर को जो टीम 1 है उससे जो रिव्यू मिलता है उसको क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए और उसको कंसीडर करना चाहिए। फिर वो क्या करता है, एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाता है। मतलब इतना कुछ सुनने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद उसने क्या किया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया। द फर्स्ट रफ ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय टीम मेंबर्स एंड रिव्यूड बाय ईच वॉल्यूम मैनेजर। अब वो क्या करता है, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट बोलते हैं। और वो अपने क्या होता है, ऊपर के जो मैनेजर्स होते हैं उनको सबमिट करता है। देन नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, प्रिपेयर सेकेंड ड्राफ्ट। द सेकेंड रफ ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड बाय टीम मेंबर्स एंड रिव्यूड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर। इसके पहले उसने क्या किया था, अपने करंट सीनियर्स को दिया था, मैनेजर्स को दिया था। अब उसने किसको फॉरवर्ड किया,
अब वहाँ से जो भी गलती निकल के आएगी, अब उसको कौन चेक करेगा? दूसरी बार प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करेगा। तो वहाँ से जो भी अपना मतलब अलग अलग लेवल पे ड्राफ्टिंग करने का काम हमारा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए। हर एक पॉइंट पे, हर एक लेवल पे हम क्या करें, अपने जितनी भी गलतियाँ उसको ओवरकम करते हैं, कम करने की कोशिश करें, और जितना कम करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। अब सेकेंड बार भी हमारा ड्राफ्ट बना, इसके बाद क्या करेंगे? तो फिर हमने उसको वो रेड टीम रिव्यू, इसके पहले पिंक टीम की थी, मतलब टीम 1 की थी, अब टीम 2 जो है उसको फिर से रिव्यू करेगी। तो टीम 2 में कौन कौन रहता है? तो द प्रपोजल प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी अरेंज टू हैव अ रेड टीम रिव्यू ऑफ टेक्निकल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम। अब इसके अंदर वो टेक्निकल का भी एक हेड रखेगा, मैनेजमेंट का भी रखेगा और कॉस्ट का भी। दिस रिव्यू शुड बी scheduled towards the end of the proposal writing, but should still providing sufficient time for red team review, comments and recommendations to be evaluated incorporated into the proposal. The detail for the review should be forwarded when the complete every volume. Team leaders should be responsible for having the volume material ready for the review, should be prepared to make the presentation on the assigned volume. क्या बोल रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर फिर टाइम दिया जाता है, क्योंकि आप इतना एनालिसिस करके आपने सेकेंड ड्राफ्ट बनाया, उसको बनाने के बाद आपने दूसरी टीम को जो है उसको रिव्यू करने के लिए दिया। तो रिव्यू करने के बाद क्या करेगा? हर एक पॉइंट पे कंसीडर करेगा उसको, और कंसीडर करने के बाद क्या होगा? हर एक पॉइंट को चेक करेगा। चेक करने के बाद क्या आएगा? वो देखेगा कि किसी पॉइंट पे गलती तो नहीं है। अगर किसी पॉइंट पे वो गलती देखता है तो क्या करेगा? उसको हटाएगा। इसलिए एक प्रॉपर टाइम दिया जाता है, किसको? टीम को रिव्यू करने के लिए दिया जाता है। और रिव्यू करने के बाद जो भी पॉइंट आता है उसमें क्या होता है, हर एक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसमें एक टीम लीडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक पॉइंट पे वो चेक होने वाला है। अब यहाँ पर गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और जब यहाँ से होके आता है तब फिर वो कहाँ जाता है? सबमिट फाइनल ड्राफ्ट। और उसके बाद वो क्या करते हैं? उस ड्राफ्ट को सबमिट करते हैं, जिसको बाद में अपन किसके पास भेजते हैं? तो स्पॉन्सर के पास भेजते हैं। तो जो सेकंड होता है, टू मेक श्योर द प्रपोजल इज सबमिटेड टू द एग्जैक्ट सबमिटल टर्म्स इन RFP, always have to back up plan and submitting just a case something goes wrong or missing। कई बार क्या होता है, अपन लेके जाते हैं, कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो कई बार अपने को चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद भी कहीं ऐसा होता है कि उसको एक चीज़ पसंद नहीं हो रही, तो हमारे पास कोई बैकअप प्लान है क्या? अगर हमको वो प्रोजेक्ट लेना ही है तो हमने उसका कोई बैकअप प्लान बनाया है क्या? तो हमें हमेशा उसका बैकअप प्लान भी बनाकर लेकर जाना चाहिए कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो कंफर्म हो कि वो सिलेक्ट ही हो। ठीक है, तो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा? इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे किसी प्रपोजल को प्रिपेयर करते हैं, और प्रपोजल को प्रिपेयर करने से पहले भी अगर हम प्रपोजल के डेवलपमेंट को देखें तो उसमें हर एक पॉइंट को कैसे कंसीडर करते हैं, मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल को बनाते कैसे हैं, कैसे डिस्कस करते हैं टीम के साथ बैठ के। आगे के लेक्चर्स में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने को प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, कौन कौन से उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने चाहिए, ये आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कभी भी पूछ सकते हैं। अभी आगे की डाउट क्लासेस के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे ही। ये लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो मैंने अपना यहाँ पे कांटेक्ट नंबर भी दिया और मेल आईडी भी दी है। आप इस पे जाके मेरे को टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और मेल पे भी कोई प्रॉब्लम है तो उस पर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।